दोस्तों नमस्कार। आज खास करके चर्चित जो मामला है हरियाणा के अंदर, और ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय है, ये नासिर और जुनैद हत्याकांड का सवाल। आप सबको मालूम है कि 16 फरवरी की सुबह लोहारू के इलाके में एक जली हुई बोलेरो के अंदर 2 शव बरामद होते हैं और अंततः पुलिस जांच करने के बाद गाड़ी का चेसिस नंबर से पता चलता है कि ये गाड़ी भरतपुर जिला जो है राजस्थान का घाटबिका गांव के 2 युवक, मुस्लिम युवक जुनैद और नासिर, उनकी ये गाड़ी थी। और वो फिर अंततः ये पूरा मामला सामने आता है और गो तस्करी का आरोप लगाकर इन 2 युवकों को घर से अपहरण किया जाता है और अंततः 2 दिन बाद उनकी डेड बॉडी जली हुई गाड़ी के अंदर मिलती हैं। आज इसी मसले के इर्द गिर्द हम बातचीत करना चाहेंगे और हमारे साथ कॉमरेड इंद्रजीत, जो अखिल भारतीय किसान सभा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, वो उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और लगातार किसान आंदोलन के अंदर अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई है। और इनका संगठन कल घाटबिका गांव जो है, जहां के ये 2 लड़के थे जिनकी हत्या की गई, उनके परिवार से मिलके आए हैं, गांव वासियों से मिलके आए हैं, इलाके के लोगों से इन्होंने वार्ताएं की है, बातचीत की है, जानकारी ली है पूरे घटनाक्रम की। कॉमरेड, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अंदर। और पहला सवाल आपसे यही है कि आप लोगों ने कल दौरा किया आपके किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल ने, ये पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या वास्तविकता है इसके अंदर? गो तस्करी का जो आरोप लगाया जा रहा है, कहां तक इसके अंदर सच्चाई? दरअसल एक बात तो ये जाननी जरूरी है कि ये जो मेवात का क्षेत्र है, ये 3 प्रदेशों में फैला हुआ है। हरियाणा में भी है, यूपी में भी और राजस्थान में भी। और मेव मुस्लिम बहुल क्षेत्र ये है, वो किसान हैं बुनियादी तौर पर वहाँ के लोग, और बड़ा मशहूर इलाका है, ये बड़ा योगदान आज़ादी के आंदोलन में भी। ये मेव समुदाय के वो लोग हैं जो मुगलों से भी लड़े, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी लड़े, ब्रिटिशरों से भी लड़े, और आज तक भी वो अपनी गैरत से कभी समझौता नहीं करते। इसलिए बड़ी दुख की बात यह है कि इस इलाके को दंडित भी किया गया है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा पिछड़ा रखा गया। कृषि के क्षेत्र से, उद्योग की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से, तालीम की और स्वास्थ्य की दृष्टि से वो जरूर एक घटित होता रहा। लेकिन क्योंकि इसकी निरंतरता आपस में 3 प्रदेशों के बीच है, तो उनके बीच में लेन देन, आना जाना, पशुओं का, रिश्तेदारियां, ये कोई अजीब बात नहीं है, ये मामूली जिंदगी की बात है। और केवल वहाँ से संबंधित नहीं है, बल्कि और भी हमारे, अगर जमुना से लगते हुए हमारे जो इलाके हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ इसी तरीके से आना जाना, रिश्तेदारियां और पशुओं का भी आवागमन, इधर से पंजाब के साथ भी, इधर से राजस्थान के साथ है। ये कोई आम बात है। लेकिन खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का वातावरण वहाँ निर्मित किया गया, ये कोई पहली हत्याएं नहीं है। ये बात सही है कि ये बहुत दर्दनाक और अमानवीय बर्बरता से की हुई हत्याएं हैं ये। इसलिए पूरे देश में इसको लेके अफसोस लोगों के अंदर प्रकट हुआ है निश्चित तौर पे, और न्याय की मांग भी हो रही है। लेकिन इससे पहले भी एक के बाद एक कई हत्याएं इसी तरीके से गाय को लाने ले जाने वाले लोगों की गई हैं, और जिनकी हत्याएं की गई हैं वो पशुपालन का ही काम करते हैं, गाय पालने का ही काम करते हैं, दूध बेच के भी गुजारा करते हैं। छोटी छोटी जमीनें हैं, 2 बीघे जमीन भी नहीं है जुनैद के घर में। कल हमने जो पता किया तो सबके घरों में गाय है। लेकिन हरियाणा सरकार ने पहले से ही बाकायदा एक राजनीतिक एक योजनाबद्ध ढंग से 2015 में कानून बनाया, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून। वो बनाने के बाद आप किसी भी गाय लाने ले जाने वाले व्यक्ति के ऊपर
आप आरोप लगा सकते हो, तस्करी का लगा लो, पशु उत्पीड़न का, कुछ भी लगा सकते हो मतलब। और इस तरीके के उसमें प्रावधान डाल रखे हैं कि आप पशु का बेचना और खरीदना बहुत मुश्किल काम हो गया है। अब उसके अंदर दूसरा जो मुख्य मकसद है वो कानून बनाने का, वो है कि एक सांप्रदायिक तौर पे ध्रुवीकरण कर दो, पाड़ेबंदी, मतलब हिंदू मुसलमान की। ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं वो, मतलब मेवात के इलाके का इस्तेमाल हो रहा है, गाय के नाम का दुरुपयोग हो रहा है, और मेवात से बाहर की वो सोचते हैं कि जो बाकी गैर मुस्लिम जनता है उसको तुम लामबंद करके वोट उनके ले सकते हो। ये एक के बाद एक, पहलू खां का भी ये हुआ, रकबर खां का भी ये हुआ, और दूसरी घटनाएं भी हत्याओं की हुई हैं वहां पर। तो हम किसान आंदोलन के संबंध में भी उस इलाके में बहुत सालों से आते जाते रहे हैं, और हम जानते हैं वहाँ अंदर की जो भी मतलब लोगों का पेशा है, उनका धंधा है, आजीविका के सवाल हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ठेकेदार बने हुए हैं ना आज गौ रक्षा के, उनके घर बछिया तक नहीं मिल सकती, और इनके घर कर कई गाय में फोटो लेके आए हो इसी वजह से, वरना तो ये कोई बात ही नहीं फोटो लेने की। कल गलियों से गुजरते हुए कितने घरों से गायों की, बछड़ों की फोटो लेके आए। तो ये बात 15 तारीख को वो निकले हैं किसी रिश्तेदारी में जाने के लिए, घाटमिका के 2 नौजवान, और उनका वहां से अपहरण हो जाता है, क्योंकि धंधा करने वाले कई सैकड़ों की संख्या में लोग। ये अलग बात है कि वो पूरा एक जो गिरोहबंदी जिस तरीके की है, उसमें कुछ लोग उसके ज्यादा आगे के सरगना हैं, और बाकियों को वो इस्तेमाल भी करते हैं, बेरोजगारी में भी किसी तरह से जोड़ रखा होगा, और धार्मिक जज्बे से भी कुछ लोगों को जोड़ लेते हैं। तो वो करके उसके बाद बाकायदा तुरंत जो है वो अपहरण की वहां पर FIR दर्ज हो जाती है गोपालगढ़ के थाने में, और फिर वो फिरोजपुर झिरका जो साथ ही लगता है, फिरोजपुर झिरका के थाने में ले आते हैं उनको अधमरी हालत। और आप कमाल की बात देखिए कि थाने वाले जिनका तुरंत ये बनता था कि जो बंदे उनको पीट के लाए उनको अंदर करते, क्योंकि वो अपराधी हैं। नंबर 2, उनको तुरंत अस्पताल में पहुंचाते, उसी समय पे ये हो जाता तो उनकी जान बच जाती। वो भी संलिप्त हैं बाकायदा, और इसी घटना में नहीं है। ये असल में बहुत बड़ा एक धंधा है जिसके अंदर पुलिस भी मेल जोल से ही काम करती है, और यहाँ पर भी दोनों गाड़ियां सम्मिलित हैं। पुलिस की भी गाड़ी इस अपराध के अंदर शामिल है, और उनकी अपनी गाड़ियां जो इसके अंदर अपराधी हैं उनकी भी शामिल हैं। सवाल अगला है कॉमरेड, फिर वो जली हुई हालत में जो है लोहारों के पास, जैसा कि आपने बोला, वो पाए जाते हैं। तो तुरंत पता चल गया कि भी बोलेरो गाड़ी किसकी और कैसे वो घटनाक्रम। खास करके ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद अलग अलग जगह पे कुछ पंचायतें हुई हैं, या कहिए कि पंचायतें करने, पंचायतों का नाम लिया जा रहा है, और दोनों तरफ से ही ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम का रंग इसको मिल जाए, ऐसी सी प्रयास है। मतलब एक तरफ तो हमारे देश में तो स्थिति है कि 2 मुस्लिम युवक उनकी हत्या हो गई, और हम दूसरे देशों की भी कुछ घटनाएं हमारे सामने ऐसी हैं कि वहां गोरे और काले के नाम पे कुछ हत्या हो जाती है, तो पूरा देश जो है, चाहे वो गोरा हो काला हो, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, विरोध करते हैं उसका। लेकिन यहाँ पंचायतों के अंदर मतलब ये यहाँ तक के नारे दिए जाते हैं कि ये मेवात की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, मुख्यमंत्री खट्टर को योग्य बन जाना चाहिए एक दिन के लिए। इस तरह के नारे भी उन पंचायतों के अंदर दिए जा रहे हैं। तो क्या इससे जो समाज के अंदर नफरत का जो जहर है वो बढ़ेगा घटेगा, कैसे आप इसको देखते हैं? देखो बात ये है, ये पंचायत भी नहीं है जिनको आप पंचायत कह रहे हैं, और इस प्रकार की जो जमावड़े हैं वो भी कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। मतलब इस इलाके के अंदर मैं आपको बताऊं, आप इतिहास उठा के देख लो, यहाँ पर पंचायतें अलग अलग समुदायों की नहीं है, हिंदू मुसलमानों की कभी भी। जैसे कई इलाकों में यहाँ खा पंचायतें रही हैं पारंपरिक तौर पर, वहां पर पाल कहते हैं, और उन पालों के अंदर वो गांव की पाल हैं और गोत्रों की भी हैं। उसके अंदर मेव भी और गैर मेव, हिंदू मुस्लिम सब होते हैं। आज तक कोई पंचायत मेवात के इलाके में, हमें भी इतने साल हो गए आते जाते हुए,
वहां पर मजहब के नाम, धर्म के नाम पर कभी हिंदू मुस्लिम की, इस्लाम के नाम की पंचायतें नहीं हुई। इसलिए एक तो ये पंचायत नहीं है। जो हुए हैं इस तरीके के जमावड़े, बाहर से लोग जाकर करते हैं वहां पर, और वो नफरत फैलाने के लिए इस तरीके के उसको प्रचारित मतलब किया जाता है, सांप्रदायिक हिंसा करने का जो जुर्म है, बकायदा वीडियो है उनके, थाने एफआईआर नहीं करते। आज हालत ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई एमपी स्तर के लोग नफरत फैलाने की धमकियां दे चुके दिल्ली के अंदर, और दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, यहां भी नहीं कर रही। नूह जिले की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, और बकायदा वहां के लोग हैं जिनके वीडियो विगत में भी जारी होते रहे। तो ये एक नफरत फैलाने का षड्यंत्र है बाकायदा। और हमने भी अलग अलग मजदूर, किसान और सामाजिक संगठनों को वहां इकट्ठा कई बार हमने भी ऐसे नागरिक सम्मेलन किए हैं सद्भावना के लिए। तो ये फर्क है उन दोनों के बीच में देखने का, इस दृष्टि से इसको देखना चाहिए पंचायत वाली बात को। आज के दिन अगर देखेंगे हम, तो गाय के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे आज ये जो जहर है नफरत का, वो फैलाया जा रहा है। और इस राजनीति के पीछे ताकत कौन सी है? कौन सा वो तबका है जिसको इससे वो लाभ उठाना चाहता है? क्या षड्यंत्र है इसके पीछे? देखिए, पहले भी ये काम जो है, मतलब वैसे अलग अलग दूसरे मजहबों में भी सांप्रदायिक संगठन मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी कई जगह अपने ढंग से इस प्रकार की गतिविधियां करते रहे हैं, और वो बहुत ही खौफनाक दौर हम अलग अलग इलाकों में देश के आज़ादी के समय भी, 47 में भी, और उसके बाद पंजाब और दूसरे इलाकों में भी हम देख चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन एक बहुसंख्यक जनता को, 85% हिंदू जनता को खतरे में दिखाकर और उनके धर्म को खतरे में दिखाकर जो नफरत फैलाने की, असुरक्षा करके और उनको गोलबंद करने की राजनीति है, वो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए भांत भांत के अनेक संगठन है, उनके कोई नामों का अंत नहीं है। मतलब वो इस काम में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा उसका प्रभाव जब देखने को मिला, तब वो इस प्रकार की गतिविधियां करके सत्ता को हथियाने में कामयाब हो गए। वरना कोई इन संगठनों ने कोई आजादी के आंदोलन में भूमिका अदा नहीं की। ये ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी तो चलो पहले आई ही थी, मतलब, लेकिन अंग्रेज आने के बाद उनकी वफादारी करते रहे। कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। सावरकर को वीर बता रहे हैं? हाँ, मतलब उनका तो वीर वो हो ही सकता है, लेकिन ये तो देश को भी पता ही है, अगर उनका एक ही आदर्श व्यक्ति ऐसा सावरकर ही है, तो उनकी हिस्ट्री से कोई छिपी हुई बात नहीं है, और तो कोई है नहीं। अब वो बात अलग है कि अलग अलग तरीके के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम ले लेके, कभी विवेकानंद का, कभी चंद्रशेखर का, कभी शहीद भगत सिंह का, वो अपना होता है ना जो कोऑप्ट करना, मतलब उनको हथियाना विरासत को, जो कि उनका कोई लेना देना नहीं है। वो तमाम लोग बिल्कुल सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, और कभी भी उन्होंने मजहब के इस प्रकार की ध्रुवीकरण को अप्रूवल नहीं दी, चाहे भगत सिंह रहे हो, विवेकानंद रहे हो, और चाहे वो चंद्रशेखर आजाद और हमारे सराबा करतार सिंह शहीद और हमारे उधम सिंह जी रहे हो। तो ये, लेकिन अब वो हथियाने के चक्कर में, क्योंकि उनके अपने हैं नहीं कोई, मतलब अब वो सत्ता में आ गए। ये विडंबना देश की, आप इन्हीं धंधों से आए हैं, वो सत्ता में भी ये करके, सत्ता में आने के बाद उनकी ताकत जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो शासन प्रशासन का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ कर रहे हैं। मान लो ये कानून बनाने की जो बात आई, भाई अब कैसे 2015 में अचानक गौ रक्षा के कानून की जरूरत पड़ गई? मतलब गाय तो हमारे यहाँ, मैं वही कह रहा था कि इतनी दुख की बात है कि आवारा, लाखों आवारा पशु हैं, और किसान भी दुखी हैं फसलों को लेके, और उसमें ज्यादातर गाय हैं या गोवंश है। कोई तस्करी काय को करेगा? क्या जरूरत है भाई तस्करी करने की? तस्करी नशे की तो हो रही है, शराब की भी, उसने तो कोई बोल नहीं रहा, उसको रोको ना, मतलब तस्करी तो वो है। अब इसके अंदर आप ये एक बात देखिए कि 2015 में ये कानून बना जिसका दुरुपयोग हुआ।
सैकड़ों मुकदमे बन चुके, 400-500 मुकदमे बन चुके, लेकिन उनमें से 94% मुकदमे बिना सबूत के रद्द हो चुके अदालतों में। तो वो न्याय में साबित होके फिर वो गो तस्करी में सजाएं क्यों नहीं हुई? न्यायालय तो है इस देश में, वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और कुछ आप देखिए, धर्म परिवर्तन का कानून बनाने का क्या मतलब है? यहाँ जो अभी बना धर्मांतरण का कानून, हरियाणा में धर्म परिवर्तन होते हैं क्या कहीं? केवल इसलिए है कि आजकल के आधुनिक युग में लड़के लड़कियां आपसी समझ बना के वो ये नहीं देखते कि भाई समुदाय विशेष या धर्म विशेष की क्या बात है क्या नहीं, और वो आपस में शादियां कर लेते। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से है, इस वजह से वो धर्मांतरण का बना दिया। अब कोई भी इस प्रकार की अगर इंटरफेथ शादियां करते हैं उन पे आप कानून बना के उनको अंदर कर सकते हो। ये है इनकी प्राथमिकताएं। इन्होंने कोई कर्जा मुक्ति का कानून नहीं बनाया, कोई न्यूनतम वेतन का कानून नहीं बना रखा, कोई बंधुआ मजदूरी रोकने का मतलब कानून नहीं है, कोई महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने का, दलित उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई कानून पहले से भी वो भी लागू नहीं। तो ये एक एजेंडा है बाकायदा, उनकी राजनीतिक एक पूरी की पूरी मतलब साजिश है, योजनाबद्ध ढंग से ऐसा उन्होंने किया है वास्तव में। ये बात है। अंतिम सवाल आपसे, आपका संगठन अखिल भारतीय किसान सभा वो किसानों के मुद्दों को लेके आंदोलन करता रहा है, ये कृषि कानूनों के खिलाफ भी आप निर्णायक लड़ाई रही है देश में, और उसमें किसान सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अभी आप 3 संगठनों ने मिलकर किसान मजदूर एकता का नारा दिया है। ऐसी आज जो नफरत की जो स्थिति पैदा की जा रही है, तो इस स्थिति के अंदर आज ये जो नफरत की राजनीति है, इसका मुकाबला आप लोग कैसे कर पाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप जो जिस किसान आंदोलन का, ऐतिहासिक किसान आंदोलन का उल्लेख कर रहे हैं, सच्चाई की बात यह है कि वो एकताबद्ध रहा, साल भर शांतिपूर्वक चला और उसने जीत हासिल की। लेकिन सच्चाई यह है कि वही आंदोलन एक तरह से इनकी गले की हड्डी बना, न केवल वापस लेने पड़े कानून, बल्कि जो एकता बनी थी उस आंदोलन की वजह से ही उस एकता को तोड़ने के लिए कांड करवाए जा रहे हैं वास्तव में। क्योंकि हमारी एकता पंजाब के किसान से भी हुई, हमारी एकता राजस्थान के किसान से हुई और उत्तर प्रदेश के किसान से हुई। देश भर का आंदोलन था ये, और इसके अंदर कोई फिरका परस्ती की कोई बात नहीं थी। कोई हिंदू सिख पूरी कोशिश कर ली, नहीं बना सके। और अब जो ये मेवात के अंदर जुनेडा बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ा मतलब एक पड़ाव वहां पर था बॉर्डर के ऊपर, और उसमें भारी संख्या में मतलब किसान शामिल होते थे, और उसमें आपको हैरानी होगी, हम तो जाते थे, हजारों की संख्या में महिलाएं भी पिछड़े हुए इलाके में उन आंदोलनों के अंदर आती थी। ये बात खटकी हुई है उनको, क्योंकि उनको लगता है, अभी आप देखिए 26 जनवरी को कितनी बड़ी रैली हुई है जींद के अंदर। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य और दूसरे जो सवाल हैं, या मजदूरों के सवाल, बेरोजगारी को दूर करने के सवाल खड़े, निश्चित तौर पर इनकी जो कारपोरेट नीतियां हैं उसके ऊपर यह हमला है लोगों का। और वो अब अडानी वाला जो कनेक्शन था इनका, वो तो भंडाफोड़ हो गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हम तो पहले ही कहते थे, आज तो वो सामने आ गई साबित होके बात कि किस तरीके से लाखों लोगों का पैसा जो है वो मतलब दाव पे लगा दिया अडानी के हाथ में पकड़ा के, वो तो सामने आ गई बात। अब तो अब आने वाले समय में इस आंदोलन को वो चाहते हैं कि खड़ा होने से पहले ही फूट डाल के तोड़ दिया जाए। इस वजह से वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं मेवात के इलाके का दूसरी जगह पर नफरत फैलाने का। बहुत बड़ा झूठ है और निरंतर तौर पर यहाँ पर जो है फैलाया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आज का जो बजट पेश हुआ, हरियाणा का भी हो गया और केंद्रीय बजट भी पेश हो गया, उसमें कृषि के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, मनरेगा पे हमला है, मजदूरों की दिहाड़ी पर हमला है, कोई रोजगार का नाम नहीं, महंगाई रोकने का कोई नाम नहीं। आप एक बात बताइए कि चुनाव से पहले जो बजट पेश हो रहा है, आखिरी बजट है, वो जब इस तरीके का बजट है
तो वो चुनाव जीतने के लिए किस बात पर निर्भर करना चाहते हैं? वो इसी बात पे निर्भर करना चाहते हैं कि देश के अंदर मजहब के नाम पर फूट परस्ती पैदा करके, हिंदू मुसलमान करके, कहीं दूसरा कुछ कुछ करके, इनका ये बाकायदा। लेकिन सच्चाई की बात ये है कि हमारा भी एक कार्यक्रम है कि हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। और अभी भी 20 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा जाएगा संसद पे, और 4 अप्रैल को 5 अप्रैल को किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और CITU ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये एक हमारा कार्यक्रम है जो लोगों को गोलबंद करके, एकताबंद करके, वैकल्पिक नीति के लिए इस सरकार को कि आप नीति नहीं बदलेंगे तो लोग आपको बदलेंगे निश्चित तौर पर। ये हमारा कार्यक्रम। ये भी चुप नहीं बैठे, एक कार्यक्रम इनका भी है। इनका कार्यक्रम ये है कि कहीं गाय का नाम लेके, कहीं धर्म परिवर्तन का नाम लेके, कहीं लव जिहाद का नाम लेके, कहीं दूसरे तबकों का ये नफरत फैलाओ और लोगों के अंदर फूट डाल के पहले जैसे वोट लेने। आप वरना देखो, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पंचायत के चुनाव हुए, इन्होंने 102 सीटों पे सिंबल दिया था जिला परिषद में, 22 जीते 102 में से। कहां समर्थन प्राप्त है? पहले जो बाई इलेक्शन हुए वो ये हारे थे, तो ये कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। सारे तबके संघर्ष के अंदर उतरे हुए, चुने हुए सरपंच जो हैं, अरे आप उनके साथ बातचीत करके उस बात का हल निकालिए ना। तो सभी तबके संघर्ष के अंदर शामिल हैं। मतलब परिवार पहचान पत्र जो है उससे पेंशनें कट गई, आप तो कह रहे हैं 250 रुपये बढ़ा दिए, ऊँट के मुंह मजीरा। अरे बढ़ा तो दिए, पेंशन कितनी काट दी, राशन कार्ड कितने कट गए, ये बताओ ना। लोग तो इसको परिवार परेशान पत्र कह रहे हैं। और बहुत जबरदस्त गुस्सा लोगों के अंदर है। बड़े आंदोलन खड़े होंगे और ये स्लोगन निकलेगा इसमें से कि आप अगर इस रास्ते को नहीं बदलेंगे तो हम आपको बदलेंगे उसमें से। ये मैं कहना चाहता हूं। तो दोनों कार्यक्रमों के बीच में एक टकराहट आप मान के चलिए। अब कौन सा कार्यक्रम सफल होगा और कौन सा कार्यक्रम सफल नहीं होगा, ये लोगों के अंदर हाथ में है उनके। बहुत निर्णायक दौर और बड़ी शोचनीय स्थिति है। हम बिल्कुल ये अपील करना चाहेंगे अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से। हमने वहां जाके भी ये अपील की थी लोगों के अंदर बोलते हुए, देखो वो बिल्कुल गरीब परिवार है। वो जो जुनैद जो है वो उसका अपना घर नहीं, भाई के घर में वो रहता था। नीम खोद रखी थी उसने वहां, और वहां उसको बनाना था, एक कमरा बनाने के लिए दिहाड़ी भी करता था, दुकान भी करता था। गरीब है। हम तो कुछ क्या, असल में सरकार को ये चाहिए था कि भाई उनकी अपनी विफलता की वजह से ये हुआ है। राजस्थान पुलिस को भी तो कोशिश करनी चाहिए थी। जब वो मतलब अपहरण का मुकदमा दर्ज हो गया तो तुरंत मतलब भागना चाहिए था पीछे पीछे। तो उनका फर्ज बनता है कि उनको वो बढ़ाना चाहिए था, पर्याप्त देना चाहिए था। हम तो देखो एक छोटी सी 1-1 लाख रुपए की 2 परिवारों को दे के आए हैं। पहले भी हमने जहां जहां भी इस प्रकार के हुए, कभी ये नहीं देखा कि भाई कहां पर मतलब कोई हिंदू है या मुसलमान है। हमारे बस्ताड़ा टोल के ऊपर सुशील भाई की शहादत हुई थी, उस टाइम भी हम वहां पर आर्थिक सहायता किसान सभा की तरफ से दे के आए थे। तो हम ये जरूर अपील करते हैं कि आप इस बात को समझें, कोई तस्करी नहीं है, कोई किसी तरीके का धार्मिक मतलब कोई असुरक्षा की कोई बात नहीं है। इस फिरका परस्ती से बचें और इस प्रकार के जो लोग नारे दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनको अलग थलग करने की जरूरत है और किसान मजदूर के आधार के ऊपर अपनी एकता का विस्तार करके और आने वाले समय में नीति परिवर्तन में कामयाब हों। धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों। कॉमरेड इंद्रजीत, आपका भी शुक्रिया। आपने ये चर्चा में हिस्सेदारी की और महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। और मैं अंत में सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि आज की इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास आप लोग करें, क्योंकि आज के दिन देश के संविधान को, देश की एकता और अखंडता को यही जो ताकतें हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे। एक बात विनोद भाई, मैं आपको, मुझे अब याद आ गई। हम ये कह रहे हैं, ये कोई हमारा एजेंडा था नहीं, हम तो तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं। इस पे बेशक बहस करो, करनी चाहिए कि कहाँ क्या हुआ है। सच्चाई सामने आनी जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक याद दिलवा दूं
कि 6 अगस्त 2016 को यही प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने ये कहा था कि ये जो गोरक्षक बने हुए हैं इनमें से 70-80% तो वो लोग हैं जो दिन में गोरक्षक हैं और रात को गोरख धंधा करते हैं। आप बताइए उसके बाद वो क्यों चुप हो गए? मतलब ये बात तो उन्हीं की कही हुई है, आप निकाल लो, इंटरनेट से कोई भी निकाल सकता है। वही जानते हैं कि बाद में उन्होंने इसके ऊपर कैसे मतलब जबान बंद कर ली। तो इस पे जरूर बहस होनी चाहिए लोगों के। बिल्कुल, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।